वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम देखने वाले हैं अभी, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से रेशनल नंबर हुआ करते थे, नेचुरल नंबर हुआ करते थे, होल नंबर हुआ करते थे। उनके बीच में हमने रेशनल नंबर्स भी फाइंड करने सीखे थे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे अगले अगले पॉइंट हम चेक करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो देखो जैसे ही हमने देखा था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की कंडीशन थी क्या, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम। कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये थी किसकी कंडीशन, ये थी आपके प्राइम नंबर, सॉरी, को रेशनल नंबर होने की कंडीशन। चलिए, तो अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप मोस्टली जान लीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो रेशनल नहीं होते रेशनल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक सही नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक सही है। अब जानिए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्या, तो ये मोस्टली इंटीजर्स ये नहीं होते हैं, ठीक है। और पी क्यू को प्राइम फैक्टर, ये भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, यानी आप कह सकते हैं जो वायलेट करते हो किसको, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को जो वायलेट करते हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं इसकी होती क्या है, ठीक है। तो मोस्टली देखिए होता क्या है, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ √2, √5, √11, ठीक है, इस टाइप से देखिए √2, √5, √11। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 की एक वैल्यू देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी कुछ, ठीक है। ऐसी √5 की क्या आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये तो इंटीजर तो ये आने ही नहीं है, ठीक है। आप क्या समझे, √2 की जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, इंटीजर तो नहीं आएगी, ऐसे 5 की नहीं आएगी, 11 की नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, देखिए जैसे होता है √16, ठीक है, तो इसका रूट स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा, या 4 का लेंगे तो ठीक है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक इंटीजर आता है, तो इन नंबर्स को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ये ऐसे ले लीजिए 81, ठीक है, तो इसका रूट स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोस्टली वो कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक टर्म आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दूसरी चीज इस टाइप से देखिए, और एक भी चीज चेक कर सकते हैं हम, जैसे मैं आपसे कहूँ 0.10, 110, 1110, 1110, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए ये नंबर्स इरेशनल नंबर है। आप मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इरेशनल नंबर की क्या होती है, ठीक है, क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहे हैं, ठीक, 0.10 देखो क्या ये रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग भी नहीं है, ये नंबर आपस में रिपीट नहीं करते। देखो 1 आया 0 आया, ठीक, फिर 1 1 आ गया 0 आया, फिर यानी कि यहाँ पे अगर रिपीट करते तो ये ऐसे अगर आता, ठीक है, इस तरह आता, तो देखो रिपीट कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई रिपीटिंग टर्म नहीं पाया जाता है। तो आप जान लीजिए ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जो परफेक्ट स्क्वायर ना होते हो, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं कैसे होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी ये खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये चलते जाएंगे, आप लिखते जाओ, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो समाप्त नहीं होते, इनका अंत नहीं है कोई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग, साथ में कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये देख लो, ये देखो 0.247, ठीक है, उसके बाद 47, उसके बाद 4747, तो देखो ये नंबर अपने आप को रिपीट करता, 0.2 उसके बाद 47 47 47 47, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको रिपीट कर रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये होती है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको जिस नंबर में दिख जाए वो समझो क्या है, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो बुक्स में जो डेफिनेशन लिखी होती है
कि भाई वो क्या होते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल क्या है, √2, √5, √11, यहाँ ये एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर भी नहीं होते हैं, ये नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे कोई बच्चे जब डेफिनेशन लिखनी होती है एग्जाम में तो कैसे करते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ हद तक सही हो सकती है लेकिन वो परफेक्टली वहाँ पे सही नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब ये देखिए हमने आपसे क्या, और हाँ एक नंबर और देखिए पाई, ठीक है, पाई होता है, ठीक है। तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, यहाँ पे ऐड कर लीजिए पाई, पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जो इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब आप कहेंगे कि भाई पाई की वैल्यू कहाँ गई, पाई की वैल्यू तो 3.1 ये होती है 12/7, ठीक है, जो कि कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये सही बात है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं आती है। वो उसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो खत्म ही नहीं होगी कहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कभी भी इस टाइप से नहीं आती है, ठीक है। तो ये लगभग वैल्यू ले ली जाती है, अराउंड में वैल्यू ले ली जाती है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन भाई अगर ऐसा है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिर, ठीक है। तो उसके लिए उसको 3.14 मार्क हम मान के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मान लीजिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। दूसरी चीज आपके एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है, एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि भाई दो नंबर आपको दे देगा कोई, ठीक है, आपको कोई दो नंबर दे दिया, जैसे आपको दे दिया 5 and 11, ठीक है, आपको दे दिया नंबर 5 और 11 दे दिया और आपसे कहा जा रहा है कि इन दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। इन दो नंबर्स के बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, मान लिया ये था m और ये क्या था n, ठीक है, ये था m और ये था n। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना, तो आप ऐसे कर दीजिए m इंटू n, क्या हो जाएगा ये m इंटू n, यानी कि आपका कह सकते हैं 5 इंटू 11 यानी कि √55। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 55 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा ये इरेशनल। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, रेशनल, इरेशनल्स पढ़े, उसके बाद इंटीजर्स भी पढ़े, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल मतलब कि जो वास्तविक हो, जो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो एक्चुअली में रियल नंबर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर्स थे, वो सब के सब रियल नंबर्स हुआ करते थे। तो देखिए क्या होते हैं, रियल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं प्लस होल नंबर्स, रेचुअल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस आप जान सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है, क्या हो सकते हैं, सारे के साथ इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्लस आप कह सकते हैं रेशनल नंबर्स, और क्या हो सकते हैं जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्लस सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यानी जितने भी हमने पढ़े अभी तक, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो रियल नंबर की कैटेगरी में कौन आ गए, ये जितने भी नंबर हम लोगों ने अभी तक पढ़े वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सब जितने भी पढ़ चुके हैं सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं वो सारे। चलिए दोस्तों एक नया पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक नंबर लाइन है, ये क्या है, एक नंबर लाइन है, जिसको नंबर लाइन हम जानते ही हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी कुछ होते हैं, ठीक है। ऐसी अब बात करते हैं, ये जो नंबर लाइन है, तो इसमें एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन ईच पॉइंट, इस नंबर लाइन पे जो है, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ईच पॉइंट रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या करता है, ईच पॉइंट क्या करता है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट ए यूनिक, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन नंबर लाइन ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर, ए रियल नंबर। यानी कहना है चाह रहा है इस नंबर लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1, ये ले लिया 2, या मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया P, इस पॉइंट का नाम दे दिया Q। तो यानी कि इस रियल नंबर लाइन पे, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। तो इस लाइन पे
ईच पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट, हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनिक रियल नंबर। ठीक है, आप किसी भी जगह जाके ऐसे हाथ रख दो उंगली, ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने पी। ठीक है, तो हो सकता है भाई यहाँ पे क्या हो, 0.4 हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 0.4 हो सकता है, तो यानी कि एक नंबर तो है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नंबर तो होगा। ठीक, उसी तरह इसकी बात करें इधर -1, -2, -3, तो यहाँ पे हो सकता है ये हो भाई माइनस के 0.5 हो इधर। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे जिस जगह हाथ रख दोगे, जिस जगह उंगली रख दोगे, उसी पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर तो होगा, यानी वो पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यही स्टेटमेंट कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, MCQs टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पे इस टाइप की छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। और हाँ, आगे के लिए चल के हाई स्कूल वगैरह, इंटर वगैरह, कहीं भी आप जाएंगे या कंपटीशन लेवल पे कहीं भी जाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इनको क्लैरिफाई करते हुए चलना है। अब देखिए क्या है, ऑन नंबर लाइन ईच पॉइंट रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, ऑन नंबर लाइन ईच real number is represented by a point। ठीक है, ऐसे उल्टा कह सकते हैं। वो कह रहा है कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, या आप ऐसे उल्टा कह सकते हैं, हर एक रियल नंबर के लिए ऑन क्या होगा, इस नंबर लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई डाउट करने वाली चीज़ नहीं है कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नंबर होगा, या हर नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो दोनों बातें सही कही जा रही हैं। तो इन स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो इन स्टेटमेंट के बेसिस पे भी कभी कभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, यानी √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, शो करना है आपको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 है। इससे पहले एग्जांपल नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कर चुके हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जनरेट कहाँ से हुआ, अभी अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले आपने एक स्टेटमेंट देखा था क्या, जिसमें कहा था कि हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो उसी चीज को आपसे वेरीफाई कराना चाह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे दिखाओ √2 किस जगह है, उस पॉइंट का नाम बताओ। ठीक है, दिखाओ किस जगह पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे ये वेरीफाई कराना चाह रहा है √2 इस नंबर लाइन पे किस जगह है, यानी इस नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है भी कि नहीं है नंबर लाइन पे। तो एक तरह से उस पॉइंट का ये वेरिफिकेशन कराना चाह रहा है आपसे। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं इस चीज को। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, √2 है, तो आपने देखो सबसे पहले जान लीजिए एक चीज़ पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये होता है ऐसे, एक ट्राइंगल होता है, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया हाइपोटेनस, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, अब सपोज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा ट्राइंगल है तो मान लीजिए अगर बेस की वैल्यू मैंने मान ली 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मान ली 1, तो ये बताओ हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप सभी लोग पढ़े हैं h = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। वैल्यू रख के देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, √2। ठीक है, कितनी आ जा रही है, √2। तो देखिए इस पॉइंट को सपोज करो मैंने मान लिया A O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। अब इस ट्राइंगल OAB को ऐसा का ऐसे ही उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, इस ट्राइंगल को उठा के कहाँ पे रख देना, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया 0 वाला पॉइंट, ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया A। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो देखो ये बेस, ये जो डिस्टेंस है 0 से A तक, 0 से A तक ये कितनी डिस्टेंस है, ये 1 हो गई। इसके ऊपर एक लाइन खड़ी की, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे खड़ी की, कितनी है, ये परपेंडिकुलर तो 1 है, और ये लाइन खींची हमने हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, √2। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आई होगी कि भाई ऐसे है। तो यानी एक हमने ट्राइंगल खड़ा कर लिया जिसका बेस कितना है, 1। ठीक है, ये है O पॉइंट, ये है A है, और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक, इस तरह से। तो पाइथागोरस थ्योरम को बेस मानते हुए हमने यहाँ पे ये रख लिया 0 A B, और ये कितनी वैल्यू 1 1। तो ये हाइपोटेनियस जो है आपका, ये वैल्यू कितनी आ रही है, √2।
ठीक, वेरी गुड, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तब देखिए ये √2 है वैल्यू। अब देखिए आपको क्या करना है, अब करना क्या है, प्रकार जो होती है आपकी ऐसे रखना है उसको, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखना है ओ पे, और पेंसिल वाली टिप, जो पेंसिल की टिप होगी वो कहाँ पे रखेंगे आप, वो रखेंगे बी पे। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट रखा आपने यहाँ पे ओ पे, और पेंसिल वाला पॉइंट रखेंगे कहाँ पे, बी पे, और इसको कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह सपोज करो आपने रखी इस तरह। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, ऐसे करके इसको प्रकार से ये यहाँ पे इस पॉइंट, मान लें ये पॉइंट क्या है पी। तो देखो आपने क्या किया, प्रकार ली, ठीक है, और प्रकार लेके ऐसे यहाँ पे रखा, और इसको ऐसे करो, ये डिस्टेंस कितनी है √2, तो इसको क्या कर दिया आपने, ऐसे घुमा दिया, रोटेट करा दिया। तो देखो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं पे तो काटेगी ये। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसे ली प्रकार यहाँ पे रखी, ये यहाँ पे पेंसिल वाला टिप है, और इसको √2 वाली लाइन को ऐसे घुमा दिया। तो देखिए किधर, ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन को काटेगी, तो उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया हमने, पी। और ये देखो जब √2 को ऐसे घुमाया, घुमाते घुमाते कहाँ पे है, नंबर लाइन पे है पी पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा √2, यानी ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √2 को। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पे कोई भी, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है। यानी कि इसका जो बेसिस है, आधार है, वो क्या हुआ, इसका आधार बना पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, उम्मीद है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखने वाले हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, कह रहा है कि लोकेट √3। ठीक है, किसको लोकेट करना है, √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए कि √3 के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है भी कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से वही स्टेटमेंट वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए इससे पहले एग्जांपल नंबर 3 में हम क्या देख चुके थे, हमने वहाँ पे √2 का वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, लोकेट किया था √2। तो अब ये जान लीजिए, √2 को अगर आपको वेरीफाई करना है तो उससे पहले आपको √2 को वेरीफाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट अगर आप वेरीफाई करने की कोशिश करना है तो उससे जस्ट पहले वाला आपको रूट वेरीफाई करना ही होगा। तो उसी को बेस मानते हुए देखिए, पिछली बार हमने इसको माना था O माना था, इस पॉइंट को माना था A, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा था जिसका नाम दिया था A, और यहाँ पे क्या किया था, ये लाइन खींची थी √2 वाली। ठीक, तो ये हमारा लोकेट होके कहीं यहाँ पे पॉइंट आया था। ठीक है, इस जगह पे कहीं पे पॉइंट आया था √2 के करस्पॉन्डिंग, जिसको हमने P कहा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 3 में। अब क्या करना है, √2 के बाद आपको वेरीफाई करना है √3। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाना है वो देखिए। अब तो सबसे पहले इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है O, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, ड्रॉ करना है। कितनी यूनिट, 1 यूनिट। कितना, 1। तो देखो बेस कितना था, 1 था, ये कितना था, 1 था, तो तब जाके ये √2 आया था हाइपोटेनस। अब आपको ये आपको क्या मान लेना, अब इसको बेस मानना है, और इसको बेस मानते हुए एक परपेंडिकुलर खींचना है। कितनी हाइट का, 1 यूनिट हाइट का परपेंडिकुलर खींच लेना है। ठीक है, तो इसको मान लेना पॉइंट C। अब देखिए ये बताइए, ये इसको हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, इसको मिला देंगे तो बताइए कितना होगा ये, देखो बेस। अब इस नए वाले ट्राइंगल के लिए OAC, इस ट्राइंगल के लिए देखिए O से A हो गया कितना, √2, A से C हो गया कितना, 1। तो ये बताइए ये कितना आएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्योंकि 90 डिग्री वाली जो दो लाइन होती हैं उनमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, चाहे जिसको बेस मान लीजिए। ठीक है, तो ये √2 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी √3। चाहे करके देख लीजिए, ये देखिए इसको √2 मान लिया, इसको ये मान लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। कैसे आएगी देखिए, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी कि √3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेते होंगे तो। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट आया C। ठीक है, तो देखिए ये O से लेकर C वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये O से C वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन √3 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब फिर से वही काम करेंगे, प्रकार लेंगे अपनी। ठीक है, प्रोट्रैक्टर लेंगे, और यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे सबसे बेस वाला पॉइंट आपको रखना है O पे, और जो पेंसिल वाली टिप रखनी है वो कहाँ पे रखनी है, C पे। ठीक है, ऐसे लेंगे और इसको घुमा देंगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं काटेगी। तो देखो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके काटेगी, तो ये माना यहाँ पे काटी Q।
किस जगह काटी, क्यू पे। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। जाहिर सी बात है भाई, √2 की वैल्यू √3 से ज़्यादा हो, सॉरी √2 छोटा होता है, √3 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए पी से आगे आने वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट को लोकेट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी √2 को बिना वेरीफाई किए आप √3 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। यानी कि आपको अगर ये वेरीफाई करना है कि √n की लोकेशन वहाँ पे लोकेट करनी है कि भाई √n कहाँ पे होगा, और n की वैल्यू क्या है, मान लो 3 है, तो ये क्या हो गया, √3। तो आपको अगर √3 वेरीफाई करना है तो उससे पहले आपको √n-1 यानी कि √2 वेरीफाई करना ही करना होगा। ये लिमिटेशंस हो जाती हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आगे वाला रूट, ठीक है, पॉइंट पे क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले आपको उससे प्रीवियस वाला लोकेट करना ही पड़ेगा। ये लिमिटेशंस आपके साथ है, ठीक है। लेकिन लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। और लोकेट करने का तरीका आसान है। फिर क्या करेंगे, अब √4 का है तो फिर एक बार करेंगे, एक की और लाइन खींच देंगे यहाँ पे अब, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर आगे आगे बढ़। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट लिखा हो सकता है, ठीक है, नया मार्कर चलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको ये बताने 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो तीनों आपको क्लियर दिख रहे होंगे। तो ऊपर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट लिखे, आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू या फॉल्स है तो क्यों है, तो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट मुझे लगता है आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा मे बी, चलिए उससे मतलब नहीं, हमें ये बताना है कि तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फॉल है, ठीक है। और क्यों है ये भी रीजन भी बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए नंबर 1, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो देखो भाई, पहले रियल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आता था, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। क्या आते थे, इंटीजर। तो ये डेफिनेशन हुआ करती थी किसकी, रेशनल, उसकी रियल नंबर्स की। किसकी डेफिनेशन हुआ करती थी, रियल नंबर की। तो रियल नंबर की कैटेगरी में इतनी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर लिखा है वो सारे रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं, ठीक। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे रियल नंबर होंगे सारी की सारी। तो सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है। क्योंकि हम डेफिनेशन से देख सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी कि ऑल रेशनल नंबर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, सो ईच रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, कह क्या रहा है। किताबों में लिखा हुआ है, हम भी आपको बोल रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके कानों में आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन उसका मीनिंग पहुंच पा रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक। तो पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। तो ये है हमारी नंबर लाइन 0 1 2 0 -1 -2। तो वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म √m, √m की फॉर्म में हो सकता है क्या, ठीक है। हर एक पॉइंट √m की फॉर्म में हो सकता है क्या, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो देखो भाई, इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, ठीक है, √m की लोकेशन से हो सकता है क्या, बिल्कुल। देखो पहले देख लेते हैं। 1 है तो √1 लिख सकते हैं, 2 को √4 लिख सकते हैं, सपोज करो 1.58, ठीक है। तो √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे कहीं, समथिंग है। बट √m की फॉर्मेट में क्या निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, कभी ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। √-7 ऐसे लिख सकते हैं। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, तो आपका जस्टिफिकेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
ठीक है, इनको तो रूट एम के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन किसी भी निगेटिव नंबर को रूट एम के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भाई अंडर रूट में अगर माइनस आ जाएगा तो वो इमेजनरी नंबर चला जाता है, वो कैसा हो जाता है, इमेजनरी नंबर है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की, तो इमेजनरी अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रूट एम के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर या जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट निगेटिव नंबर्स को रूट एम के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर, वो कह रहा है हर एक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देखो भाई डेफिनेशन पे आ जाओ जरा रियल नंबर की, तो ये थी रियल नंबर में क्या थे, इतने सारे नंबर रहते हैं। अब क्या कहता है, हर एक रियल नंबर, यानी ये जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल। भाई कोई जरूरी है ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी हो जाएंगे, कुछ नेचुरल भी होंगे, कुछ होल नंबर भी होंगे, कुछ इंटीजर भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, पार्शियल ऐसा अगर वो कहता कि सम रियल नंबर्स आर इरेशनल, तो ये बात ठीक हो जाती। ठीक है, कि कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर भी होते हैं, तब ये बात ठीक हो जाती है। उसने क्या कहा, सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो भैया ये कहाँ जाएंगे बेचारे, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यानी कि केवल स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू था, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या आते हैं यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो कह रहा है कि ये बताइए कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या उनका स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो सभी क्या आएंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, किस चीज़ का एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। यानी कि वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं शुरू से, तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल। ठीक है, इसको गोला करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो क्या वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, आप एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट लेना है किसी नंबर का दैट इज क्या है, रेशनल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दे के दिखाइए फिर ऐसा कि भाई इरेशनल नहीं है, तो आप बताइए कि रेशनल होता है, कैसे बताएंगे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात की गई है, इंटीजर्स। और कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 2-4 पॉजिटिव इंटीजर्स लेके देखते हैं। ये ले लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया। 5 इंटीजर्स हमने ले लिए। कैसे, सभी के सभी देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट, उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। लो भाई, स्क्वायर रूट करा, सबका स्क्वायर रूट कर दिया हमने। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब वो कह रहा है ये बताओ कि सारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो लिया गया, क्या ये इरेशनल होते हैं। अब आप बताइए देख के, क्या ये इरेशनल है। तो √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल है, सही बात। दूसरी चीज, √3, ठीक है, √3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है, इरेशनल है, वेरी गुड, अच्छी बात। √4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो ये तो भाई रेशनल नंबर हो गया ना, ये इरेशनल कहाँ रहा। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। चलो कुछ और आगे चेक कर लेते हैं फिर भी। √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर हो गया। √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल हो गया। √16 परफेक्ट स्क्वायर है, रेशनल नंबर हो गया। यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो रेशनल हो गया। तो यहाँ पे 2 जगह आके बात गलत हो जा रही है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था,
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल, ये पॉइंट को पकड़ो। उसने क्या कहा था, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक है। तो उसने ऑल कहा था, भाई कुछ के होते हैं, सारों के नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ रेशनल भी होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं, तो उसका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या लगा दिया था यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया था ऑल। अगर वो लगा देते हैं सम, ठीक है, यानी कुछ के ऐसे होते हैं, तो वो बात सही हो जाती, लेकिन ऑल लगा दिया था, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। चलिए अब वो क्या करता है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल। ये लो एग्जांपल, ये रहा गोले वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल हो गए। या आप और कुछ भी दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं, ये लो भाई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 7, 7 को ऐसे लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में, तो रेशनल है। ऐसे भी एग्जांपल, तो आप एग्जांपल कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं आप। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा कि √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये दिखाइए, ये दर्शाइए, ठीक है। तो क्या ये √5, ये तो हमें सबको पता है भाई, कोई ना कोई भी नंबर हो वो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पॉइंट होगा ही होगा नंबर लाइन पे, ये तो पता ही है। फिर ये क्यों कराना चाह रहा है, तो आपसे कुछ प्रोसीजर जानना चाह रहा है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या कहा था, अगर मैं बात करूं √2 की, √2 को लोकेट करना हो तो हमने क्या किया था, इसको मान लीजिए O, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है A। तो देखिए हमने क्या किया था, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1, एक परपेंडिकुलर खींचा है यहाँ पे, कितना ऊंचा 1। तो देखिए ये बेस OA बेस हुआ, इसको नाम दे दीजिए B। A से लेकर B क्या हुआ, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक हाइपोटेनस खींच दिया था, यहाँ को मीट करा दिया था, उसको मिला दिया, तो ये कितना आया था, √2 आया था। कितना आया था, √2। अब फिर क्या करना है, इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि √3 को कैसे बनाते हैं, तो √3 के लिए क्या किया था, देखिए B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचा था, B पॉइंट पे क्या खींचा था, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, है ना, परपेंडिकुलर खींचा था, कितनी हाइट का 1 का, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, अब ये परपेंडिकुलर खींचा था, तो उसके लिए ये O से B तक जो डिस्टेंस है, ये √2 जो है, ये बेस हुआ था, उस पर परपेंडिकुलर खींचा था, क्या BC परपेंडिकुलर खींचा था, तो ये बेस हो गया था, ये परपेंडिकुलर हो गया था। तो जब इसको मीट कराओगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, OC हाइपोटेनस आया था, और ये कितना आया था, तो ये आया था आपका √3। कितना आया था, √3 आया था। अब देखिए फिर से करते हैं, अब √2 खींचा, √3 खींचा, अब √4, तो √4 के लिए क्या करेंगे, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे, C पे, तो ये ड्रॉ किया D, तो CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि 90 डिग्री। अब इसके लिए क्या हुआ, OC यानी कि √3 वाला बेस हो गया और CD वाला परपेंडिकुलर हो गया, फिर से इसको मिलाइए। अब इसको मिलाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका √4, ठीक है। तो OD कितना है, √4 के इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, कितना 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर खींचा, कितनी हाइट का, 1 यूनिट हाइट का। तो देखिए √4 वाला यानी कि OD ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसको मिला दिया फिर से, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका √5, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे प्रकार रखी, यहाँ पे टिप रखा, ठीक है, मेटल वाला टिप यहाँ पे रखा, और जो पेंसिल की टिप है वो आप यहाँ पे रखेंगे, इसको नाम दे दीजिए E। मेटल वाली टिप यहाँ पे रखेंगे O पे, E वाली पेंसिल टिप कहाँ रखेंगे, E पे, ऐसे करके टिप रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, इसको रोटेट करा देंगे, मिला देंगे, ठीक। तो इसको जब रोटेट करा के, तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन को वो क्रॉस करेगा, कट करेगा, तो उस जहाँ पे वो कट करेगा उसको नाम दे दिया हमने P। तो ये जो P है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √5। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि भाई √5 के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कहाँ पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट उसको किया जा सकता है। तो कोई भी हो, √5 क्यों, √11 आ जाए कि √100 आ जाए, हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो यानी आपसे वो ये कराना चाहता कि ये एक्यूरेटली आपको ड्रॉ करने चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है, ये कराना चाह रहा था आपसे। तो आसान